नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रत्न जीएस क्लासेस में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है उसके सब्जेक्टिव सेक्शन को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का जो टोटल 15 सेट हुआ करता था उसको हम लोग पूर्ण रूप से फिनिश कर चुके हैं और अब हम लोग सब्जेक्टिव के तौर पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरे नंबर चैप्टर को, जो कि 2022 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उस सभी विभिन्न परीक्षाओं में जो भी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था उस सब का निचोड़ यहाँ पे दिया गया है, उसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, पहला सेट जो है वो है उत्तर प्रदेश पीईटी का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 4 शिफ्ट में हुआ था। उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग एक एक शिफ्ट करके देखेंगे और प्रत्येक शिफ्ट में 10-10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था, जिसका हम लोग यहाँ पे आज एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे पहले सेट को, जो कि उत्तर प्रदेश पीटी का है। और ये पहला शिफ्ट का जो परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 16/10/2022 को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो दोस्तों, वो की गई केरल राज्य में। अगला है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, वो है यूके। आगे बढ़ेंगे। INS तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो दोस्तों, कहाँ पर किया? वो सूडान। अगला है 4 नंबर देखेंगे। कह रहा है, जागृति किस क्षेत्र का संबंध शुभंकर है? वो है उपभोक्ता जागरूकता का। अगला है 5 नंबर, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो दोस्तों, वो है संभाजी नगर। नेक्स्ट 6 नंबर कह रहा है, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? दोस्तों, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। 7 नंबर है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग अर्थात तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों, वो है केरल की। नेक्स्ट 8 नंबर है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो दोस्तों, वो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर कह रहा है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वें नंबर प्रश्न को, जो कि पूछा गया था पहले शिफ्ट में। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु विरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, वो किया है इसरो के साथ। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा हुई थी 16/10/2022 में, उसको देखेंगे। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो दोस्तों, वो है भारत, इजराइल, UAE और USA। नेक्स्ट अगला है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ। नेक्स्ट 3 नंबर है, किस देश के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की? तो दोस्तों, वो है रूस। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर रहा है, अर्थात वो कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर रहा था? तो दोस्तों, वो था ओडिशा राज्य। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, वह है लोक प्रशासन से। नेक्स्ट 6 नंबर कह रहा है, किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? दोस्तों, अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। 7 नंबर प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों, राजस्थान वो राज्य है जहां पर अभी वर्तमान में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री
श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? दोस्तों नागालैंड में। अगला 9 नंबर है, किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरू की है? दोस्तों वो है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस जो है वो प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। बियरेबल एटीएम कॉन्ट्रास्ट और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों वो किया गया है एस मनी। अगला है जो कि यूपी पीईटी का ही है, वो हुआ था परीक्षा जो कि 15/10/2022 को हुआ था। उसके प्रथम शिफ्ट अर्थात पहली पाली की जो परीक्षा है उसके 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न को अब हम लोग देखने वाले हैं। पहला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? दोस्तों वो है इजराइल। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX अर्थात इंडिया इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है गुजरात में। अगला है, किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो दोस्तों वो किया है चीन ने। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। 4 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था कोलकाता में। अगला है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो दोस्तों वो किया था स्काईलाइट के नाम से। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन को। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा ईयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों वो किया गया मुंबई से अहमदाबाद के बीच। आगे है 7 नंबर, देखेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों बढ़े चलो अभियान जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अगला है, किस IIT ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो है IIT मद्रास। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? दोस्तों वो है अमित शाह। अगला है, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? दोस्तों वो है गोवा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड शिफ्ट की प्रश्न को, जो कि 15/10/2022 को ही आयोजित करवाई गई थी यूपी पेट में। पहला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो दोस्तों वो है भारत और नेपाल के बीच। आगे है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो दोस्तों वो है नेपाल देश, जिसे भारत ने 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है। नेक्स्ट है, कह रहा है जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो दोस्तों वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है 4 नंबर, किस कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है 5 नंबर, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश राज्य, अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य ही है जो कि नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? दोस्तों वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है 7 नंबर, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? दोस्तों वो है वाराणसी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग
गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। दोस्तों वो संस्था है नीति आयोग, जो कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट अर्थात कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? वो है उत्तर प्रदेश। अगला है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? वो है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ही छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कैंपस पावर, उसको लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि बीपीएससी पीटी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों, जो कि 30/9/2022 को आयोजित करवाई गई थी। पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो दोस्तों वो थे जापान के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत पर प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? दोस्तों उसमें उल्लेख किया गया है हिंदी भाषा का। अगला है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों वो किया था अब्दुल्ला शाहिद ने। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? दोस्तों उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों वो स्थित है भूटान में, अर्थात सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है वो भूटान में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो दोस्तों वो चुना गया है दिल्ली को, अर्थात जो 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो दिल्ली में ही होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? दोस्तों 3 कथन दिया हुआ था और उसमें से पूछना था कौन सा कथन सही है और कौन गलत है। तो पहला कथन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, वो सबके लिए करता है। आगे है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता अर्थात FTA पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों वो है इजराइल। आगे बढ़ेंगे, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया? दोस्तों वो है रूस। आगे बढ़ेंगे, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। कह रहा है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम था हर घर दस्तक अभियान 2.0। नेक्स्ट है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों वह है एकनाथ शिंदे। अगला है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? वो है केंद्र सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों उत्तराखंड। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? दोस्तों एक तरफ राज्य है जबकि दूसरी तरफ राज्य के राज्यपाल दिए हुए हैं और पता करना है कि किस राज्य से संबंधित राज्यपाल का मिलान जो है वो सत्य है और किसका असत्य है। दोस्तों पहला राज्य है राजस्थान, जहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है उत्तर प्रदेश, जहाँ के
राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है पश्चिम बंगाल, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल वो सत्यपाल मलिक, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है गुजरात, दोस्तों गुजरात जो फागू चौहान, ये भी गलत है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, कह रहा है निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो दोस्तों वो जारी किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI। आगे बढ़ेंगे, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल वलारियन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों वो है निशानेबाजी, शूटिंग से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। दोस्तों वो है स्मृति ईरानी। अगला है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे। तो दोस्तों वे थे यशवंत सिन्हा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है। दोस्तों वो है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन क्या है। दोस्तों सही कथन था NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों दिया हुआ था विनिवेश, अगला पॉइंट दिया हुआ था PM गतिशक्ति, अगला दिया था समावेशी विकास और डी नंबर ऑप्शन दिया था उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। तो दोस्तों वो जो सुमेलित है वो नहीं दिया हुआ था, सुमेलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए अर्थात विनिवेश जो है वो सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात जो था वो था 11.7%। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातियों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। तो दोस्तों वो था 1.7%। अगला है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है। तो दोस्तों वो था 109.5 मिलियन टन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है। तो सही कथन था दोस्तों ऑप्शन के अनुसार यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट सेट को। दोस्तों ये जो है वो BPSC AAOPT की परीक्षा जो आयोजित करवाई गई थी 20/8/2022 को, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों वो थे शिंजो आबे। अगला है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों स्थानिक सहयोग के लिए। अगला है, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी से। आगे है, अगला पॉइंट है 21वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कब। दोस्तों वो किया गया था 6 दिसंबर 2021 को। अगला है, दूसरे भारत नागरिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो दोस्तों वो की गई डेनमार्क के द्वारा। अगला है, भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर कब हुआ। तो दोस्तों वो हुआ था 18 फरवरी 2022 को। अगला है, 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। दोस्तों ये किया गया जर्मनी में। अगला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है, किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता। तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2022 का खिताब है वो जीता। अगला है आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? दोस्तों वो किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी कब किया था? तो दोस्तों किया था 17 मार्च 2022 को। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों उसका संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। अगला है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? दोस्तों वो किया गया था इंदौर में। अगले पॉइंट को देखेंगे, कह रहा है 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो दोस्तों वो है विनय मोहन वक्त्रा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। कह रहा है 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो कहाँ पर? दोस्तों तमिलनाडु में। अगला है बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कहाँ से कहाँ तक? तो दोस्तों अहमदाबाद से मुंबई के बीच तक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अगला है भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन है? दोस्तों वो है केरल उच्च न्यायालय। अगला है मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मिशन वात्सल्य जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे है बढ़ेंगे और देखेंगे। कह रहा है बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? जो 18 वर्ष की आयु होने तक। दोस्तों वो राशि थी 1500 रुपीज। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किया गया बिहार मंडप को। आगे बढ़ेंगे सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार भारत की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों वो है 51.91%। आगे बढ़ेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों वो जीता था पैरा बैडमिंटन में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो कि 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया, वह क्या था? दोस्तों वो था PM गति शक्ति योजना पर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले सेट को जो कि है UPPSC 2022 और वो परीक्षा करवाई गई थी 12/6/2022 को। देखेंगे पहले प्रश्न को। कह रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों था 136वां स्थान। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो दोस्तों वो 2 राज्य हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों वो जीता है PV सिंधु ने। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों 2 कथन दिया गया था और दोनों कथन को पढ़ के बताना था कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में ये दोनों कथन में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। पहला कथन है यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये दोनों कथन सत्य हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? दोस्तों वो है हरियाली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों एक पहला कथन कह रहा है एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में दूसरे पायदान पर रहा, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला पॉइंट है मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन देश हैं? दोस्तों वे हैं हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। आगे बढ़ेंगे अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसको मिलान करना है। दोस्तों हम लोग देखेंगे 2 श्रेणी दिया हुआ है,
सूची 1 और सूची 2, अर्थात सूची 1 में श्रेणी है जबकि सूची 2 में विजेता नगर है। इसका हमें मिलान करना है। तो संस्कृति जो कि इंदौर, ये बिल्कुल सही है। शासन जो कि बड़ोदरा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में सामाजिक पहलू जो कि तिरुपति, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है नगरीय पर्यावरण जो कि भोपाल में, ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? दोस्तों वो है कोचिन। अगला है मार्च 2022 में प्योर्टो रोको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब विजेता कौन थी? तो दोस्तों वो थी कोरोलिना बिलावस्क। अगला है देखेंगे, कह रहा है LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? तो दोस्तों वो है अग्रणी बैंक योजना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो वो है दोस्तों जामनगर, गुजरात, भारत में। आगे है जो कि लता मंगेशकर से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों 2 कथन दिया गया था जो कि लता मंगेशकर से संबंधित थी और वो 2 कथन से पता लगाना था कि दोनों कथन में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। पहला कथन है लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य था लता मंगेशकर के संबंध में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर वाटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों वो जीता था साजन प्रकाश ने। आगे बढ़ेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर बना है? दोस्तों वो है हांगकांग। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष अर्थात प्रेसिडेंट बनी? वो है दोस्तों सामिया सुलूह हुसैन। आगे बढ़ेंगे सामिया सुलूह हसन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? दोस्तों वो है CUET। आगे बढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? दोस्तों वो है मुरादाबाद। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? दोस्तों वो है 3 मूर्ति भवन, जिसे नई दिल्ली की ये 3 मूर्ति जो भवन है उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? दोस्तों वो है गुजरात, केरल और पंजाब। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका रहा है? दोस्तों वो है मार्क वेंट है। आगे बढ़ेंगे कि इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। दोस्तों वो लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। आगे बढ़ेंगे भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? दोस्तों वो है कर्नाटक राज्य के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? दोस्तों कोविड-19 के लिए सिनोवैक जो दिया जाता था वो है दोस्तों एक वायरस का टीका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अगला है दोस्तों पहला कथन है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 से प्रारंभ किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये दोनों कथन जो है वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है बीम्सटेक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों 2 कथन दिया हुआ है, वो बीम्सटेक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है इसे पता लगाना है। कह रहा है पहला कथन
पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, जो कि ये गलत है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है दोस्तों, कह रहा है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। दोस्तों यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो दोस्तों वो है फुटपाथ विक्रेता। आगे बढ़ेंगे, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए। दोस्तों वो किया असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर पर रहा। दोस्तों वो है चीन। आगे बढ़ेंगे, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई। दोस्तों वो की गई 2021-22 के वित्तीय केंद्रीय बजट में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों दो कथन दिया हुआ है। पहला कह रहा है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आगे है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। दोस्तों 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ परीक्षा जो कि 15/5/2022 को आयोजित करवाई गई थी उससे संबंधित है। पहला प्रश्न है किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया। दोस्तों वो किया था बीएसपी ने। आगे बढ़ेंगे, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया। वो किया था दोस्तों जेडीयू। आगे बढ़ेंगे, नोगोजी ओकोंजो इबोला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों वो है नाइजीरिया देश की। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है। तो दोस्तों वो रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता। वो जीता दोस्तों डेनियल मेदवेदेव रूस के। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है भारत में कोविडशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है। दोस्तों वो करती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे, CPEC प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों वो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। आगे बढ़ेंगे, 8 अगस्त 2022 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया। वो है दोस्तों देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों वो है रामविलास पासवान, जो कि मरणोपरांत अर्थात उनके मर जाने के बाद ही उसे पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों 4 क्षेत्रों में नवाजा गया, 4 लोगों को नवाजा गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। दोस्तों किया गया राजगीर नालंदा में। आगे बढ़ेंगे, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। दोस्तों कुल 19 पदक जीता। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है। दोस्तों वो बना है चिनाब नदी के ऊपर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों वो है नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए
चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट। आगे है राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तो वह है दोस्तों रामविलास पासवान, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? दोस्तों वो है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से। आगे बढ़ेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य ने 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया है? दोस्तों वो लगाया है झारखंड। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों वो है हैदराबाद। 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? दोस्तों वो है नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? दोस्तों वो रखा गया मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के महान खिलाड़ी हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? दोस्तों वो है यूएसए, जो कि 39 स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ेंगे, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद अर्थात सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किया है? दोस्तों वो है स्कॉटलैंड। आगे बढ़ेंगे, मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? दोस्तों वो है यूएई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, उन किन देशों के समूह हैं? दोस्तों वो है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आगे बढ़ेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्णय कौन लेता है? दोस्तों वो लेता है नॉर्वे की नोबेल समिति। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कोयले का सबसे बड़ा सिंचित भंडार किस देश के पास है? दोस्तों वो है यूएसए के पास। आगे बढ़ेंगे, 2022 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? दोस्तों वो था चीन। नेक्स्ट, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों वो है चीन। नेक्स्ट है 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? दोस्तों वो था चावल अर्थात धान का। आगे बढ़ेंगे, तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? दोस्तों वो है राजस्थान के पास। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट सेट को, जो कि है बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा जो कराई गई थी 8/5/2022 को, उसके करंट अफेयर्स के प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। कह रहा है भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? दोस्तों वो किया था 1 जनवरी 2021 से। अगला है किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? वो किया था दोस्तों रूस। अगला है जो बाइडन ने पदभार ग्रहण किया है, अर्थात जो बाइडन पदभार कहाँ के ग्रहण किए हैं? वे है यूएसए के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। अगला है 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों उस समय कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? दोस्तों वह है टीएस तिरुमूर्ति, जो कि वर्तमान में रुचिरा कंबोज है। आगे बढ़ेंगे, कोविडशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है? दोस्तों वो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? वो है दोस्तों 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था? दोस्तों वो मिलाया था 2017 में। आगे बढ़ेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? दोस्तों उसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ नई
संसद प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण का। एक बार फिर से देखेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किस चीज़ को संदर्भित करता है? दोस्तों वो करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों के निर्माण का। आगे बढ़ेंगे, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? दोस्तों वो है लद्दाख, जिसके पास कोई भी अपनी विधायिका नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाला भारतीय फुटबॉलर कौन है? दोस्तों वो है संदेश झिंगन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? दोस्तों की गई थी 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? दोस्तों वो जीता गया था भाला फेंक में। आगे बढ़ेंगे, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? दोस्तों वो जीता 19 पदक। आगे बढ़ेंगे, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? दोस्तों संभाली 1 अगस्त 2021 को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? दोस्तों वो था मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू। मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? दोस्तों वो है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन ने ही जो है वो फ्रांसीसी कंपनी है जो कि भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है। अगला है गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी जून 2020 में। आगे है पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? दोस्तों वो किया गया इजराइल में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों वे थे सुदीप्तो मुंडले। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों कर दिया है 74% तक। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? दोस्तों किया गया है 6.08%, सॉरी 6.8%। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? उसको किया जाना है दोस्तों 2020-21 से 2024-25 तक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले सेट को जो कि है UPSC CDS सेकेंड एग्जाम 2022 जो कि परीक्षा करवाई गई थी 4 तारीख 9वां महीना 2022 को, अर्थात 4 सितंबर को। आगे बढ़ेंगे, 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से गुजर रहा था तब किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई? दोस्तों वो देखी गई थी बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं के सेक्टर में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन से उत्तरदायी हैं? दोस्तों वह है भारतीय दूरसंचार विनियामन प्राधिकरण। दोस्तों भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों वह है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 2 कथन दिया गया है, इसको पढ़ के बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है यह अंतरिक्ष में भेजी गई या लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है, जो कि बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ेंगे, इसे नासा के द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है भारत ने 10% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। इससे
किसे सबसे अधिक लाभ होगा? तो दोस्तों इससे लाभ होगा सबसे अधिक चीनी उद्योग को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है ई रूपी की अधिकतम राशि 1 लाख रुपये है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे है बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है मोबाइल फोन पर ई रूपी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास इंटरनेट कनेक्शन सहित स्मार्टफोन होना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहन FCEV लॉन्च किया गया, जिसमें किसके उत्सर्जन के सिवा कोई पुच्छ नलिका अर्थात टेल पाइप उत्सर्जित नहीं होता है। तो दोस्तों वो है जल। आगे है भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? यह है गोवा राज्य, जहां पर प्रत्येक घर में अर्थात 100% घरों में नल जल कनेक्शन है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है दोस्तों खरपतवार नाशियों के छिड़काव के लिए, जो कि गलत है। अगला है भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है फसल निर्धारण के लिए, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थन पोर्टल वो क्या है दोस्तों? एक सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क लिंक उपलब्ध करवाता है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन अर्थात लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया है? दोस्तों वो किया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों वो स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किस खेल में अवनी लखेरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? दोस्तों अवनी लखेरा जो है वो निशानेबाजी में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ेंगे कभी कभी समाचारों में दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों का उल्लेख होता है, वे किसके पृथकतावादी क्षेत्र हैं? दोस्तों वे हैं यूक्रेन के, अर्थात वे यूक्रेन से ही अलग हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है हाल ही में किन देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया? दोस्तों वो है तुर्की और UAE। आगे बढ़ेंगे कौन प्रदत्त निधि सुविधा एक्सटेंडेड एंड फैसिलिटीज के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है, जिसकी चर्चा प्रायः समाचारों में होती है? दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? दोस्तों वो है क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? दोस्तों तुर्की का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है। आगे बढ़ेंगे बराबर समाचार पत्रों में आने वाली SWIFT स्विफ्ट अर्थात विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? दोस्तों वो है वैश्विक मुद्रा अंतर प्रणाली। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है P75 या P75 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है? दोस्तों वो है डीजल विद्युत पनडुब्बी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा अर्थात थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है? दोस्तों वो है प्रक्षेपास्त्रोधी प्रणाली से। आगे बढ़ेंगे अगला है दोस्तों कह रहा है ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? दोस्तों पहला है इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक की है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है यह 2.8 मैक की गति प्राप्त करने में समर्थ है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है इसकी परिभ्रमण तुंगता अर्थात क्रूजिंग एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक हो सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है रामसर कन्वेंशन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है आर्द्र भूमि परिरक्षण से। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को।
अगला सेट है, अगला एग्जाम जो है दोस्तों वो है यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2022, जो कि 10 अप्रैल 2022 को आयोजित करवाई गई थी। पहला है वैक्सीन के प्रकार में कौन सुमेलित है? दोस्तों पहला है कोवैक्सीन, जो कि निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये बिल्कुल सही है। अगला है कोविशील्ड, जो कि mRNA वैक्सीन है, ये गलत है। आगे है स्पुतनिक 5, जो कि विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी है। आगे बढ़ेंगे, सामान्यतया 30x30 अर्थात 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोफर अर्थात निम्न आवृत्ति व्यूह के बारे में कौन सही है? दोस्तों यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। आगे बढ़ेंगे, मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य देश हैं? दोस्तों वे है इजराइल, यूएई और यूएसए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है पिनाक और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करते हैं? दोस्तों वो करते हैं रॉकेट प्रमोशन प्रणाली को। आगे बढ़ेंगे, दिए गए कथनों में कौन सही है? दोस्तों कह रहा है भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफलें बनाने की एक करार पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों वह है रूस के साथ। आगे बढ़ेंगे, एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर कौन बने हैं? दोस्तों वो बने हैं ओलफ सोल्ज। आगे बढ़ेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, कह रहा है नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है दामोदर मौजे, जो कि 75वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, ये बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से दोनों कथन ये सत्य है। आगे बढ़ेंगे, अनिल मेनन के संबंध में सही कथन क्या है? दोस्तों वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम रखा गया है गगनयान। आगे बढ़ेंगे, किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के खिताब को जीता? वो है मणिपुर। आगे बढ़ेंगे, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये कथन 2 दिया हुआ है। पहला कथन है हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि गलत है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? दोस्तों ये बोला है न्यूजीलैंड। आगे बढ़ेंगे, कहा है किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? दोस्तों वो है मैग्नस कार्लसन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है भिंदावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और ढोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और बाधा वन आर्द्र भूमि के संदर्भ में कौन से कथन सही है? दोस्तों बोला है पहला कथन ये सभी रामसर स्थल है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है ये सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्र भूमि है, जो कि सही नहीं है, ये गलत है। अगला है ये सभी पक्षी विहार स्थल है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? तो दोस्तों वो है बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट को। दोस्तों चैप्टर 3 को खत्म कर लेने के बाद और अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 को, जो कि भारत सरकार के विभिन्न आगामी लक्ष्य हैं। दोस्तों भारत सरकार ने जो आने वाले समय में अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो किस किस विषय को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और
कब तक उसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अर्थात हम लोग देखेंगे एक तरफ से विषय जिस पर भारत सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को कब तक अर्थात किस वर्ष तक पूरा करेगा, उस लक्ष्य वर्ष को हम लोग देखेंगे। पहला लक्ष्य है दोस्तों कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है 2023 तक, जबकि WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले लक्ष्य को। कह रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। अगला है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। अगला है ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है वो 2023 तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। आगे है, देखेंगे अगला लक्ष्य भारत सरकार का। कह रहा है कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार के द्वारा रखा गया है 2024 तक। पहले यह लक्ष्य जो था वो 2022 तक ही निर्धारित था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले लक्ष्य को। कह रहा है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति का जो लक्ष्य है वो 2024 तक रखा गया है। आगे है सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2024 तक। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2024-25 तक रखा गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत सरकार के अगले लक्ष्य को। कह रहा है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का देश जो रखा गया है, अर्थात भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। आगे है पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अगला पॉइंट है 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले लक्ष्य को। भारत सरकार का अगला लक्ष्य है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 तक। अगला है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। आगे बढ़ेंगे, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो भारत सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। आगे है सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले लक्ष्य को। कह रहा है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी की जाएगी। कब तक दोस्तों? वो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। आगे है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन को किया जाएगा। कब तक? 2030 तक भी इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे है कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 2030 तक। और अगला लक्ष्य जो है वो भारत सरकार का है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। अगला लक्ष्य देखेंगे भारत सरकार का, वो है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। आगे है मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2050 तक। और अगला और आखिरी जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा वो है भारत द्वारा नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2070 तक। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में सब्जेक्टिव सेक्शन का जो एडुटेरिया का है करंट अफेयर्स का, उसका हम लोग तीसरा और चौथे चैप्टर को पूर्ण रूप से हम लोगों ने कवर किया है। उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है और अपने सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे और इसके अगले वाले जो सब्जेक्टिव चैप्टर हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।